हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज हमारी राजस्थान जीके की नेक्स्ट क्लास होने वाली है। कल हमने जहाँ तक राजस्थान जीके पढ़ा था उससे आगे की आज हमारी क्लास होने वाली है। आज आपको यह क्लास किसी कारणवश लेट देखने को मिल रही है। कल से आपको उसी टाइम पर आपको यह क्लास 10 बजे देखने को मिलने वाली है। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास हम शुरू करते हैं। जो आज की जो सबसे पहला हमारा है ना, वह है बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश। जो कल हमने पढ़ा था ना, वह बालूका स्तूप युक्त प्रदेश को पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश को। इसमें बालूका स्तूपों का अभाव होता है, यानी जो बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश होते हैं उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश होता है ना, उसके अंदर जो बालूका होती हैं, जो बालूका स्तूप होती हैं, जो टिल्ले या दरियन होते हैं ना, उनका अभाव यहाँ पाया जाता है। इस क्षेत्र में सोलर एनर्जी एंटीप्राइजिंग जोन है, यानी जो यह क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र के अंदर सोलर एनर्जी एंटीप्राइजिंग जोन स्थित है। यानी जो बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश है ना, यहाँ पर सोलर एनर्जी एंटीप्राइजिंग जोन है, यानी सीज है। तो सीज के अंदर कौन कौन सा एरिया आता है, तो सीज के अंदर एक तो आ जाता है पोखरण जैसलमेर वाला एरिया, एक आ जाता है बालोतरा आ जाता है, और एक आ जाता है फलोदी आ जाता है। यानी जो बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश है ना, तो वहाँ पर बालूका स्तूपों का अभाव पाया जाता है। और यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर सोलर एनर्जाइजिंग जोन है, जिसे सीज के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर 3 जिले आते हैं, एक तो आ जाता है पोखरण जैसलमेर, एक आ जाता है बालोतरा, और एक आ जाता है फलोदी। ये बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश हैं। इसके बाद यह क्षेत्र अवसाद्य चट्टानों से ढका हुआ है, यानी जो बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश है ना, इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अवसाद्य चट्टानें पाई जाती हैं। यानी यह क्षेत्र जो अवसाद्य चट्टानें हैं ना, उनसे ढका हुआ है, जो टर्शियरी काल के प्लेटिस्टोन काल तक की है। यानी जो टर्शियरी काल की प्लेटिस्टोसिन काल तक की है। टर्शियरी अवसाद्य चट्टानों में गैस एवं तेल के भंडार मिलते हैं। जो टर्शियरी अवसाद्य चट्टानें हैं वहाँ पर गैस और तेल के भंडार मिलते हैं। तो आपके लिए यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं कि सबसे पहले तो हमारे यही क्वेश्चन हो गया कि जो बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश है वह कौन सा है, यानी जो बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश किसे कहते हैं, इसका क्या कुछ है, तो इस पर हम चर्चा करते हैं। जो बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश होता है ना, इसके अंदर बालूका स्तूप होते हैं ना, जो मिट्टी के दरियन होते हैं ना, बड़े बड़े दोहरे होते हैं, उनका अभाव इसके अंदर पाया जाता है। यानी इसके अंदर बालूका स्तूप होते हैं ना, इसके अंदर मिट्टी के टीले होते हैं ना, दरियन होते हैं, उनकी कमी होती है। और इस क्षेत्र के अंदर सीज की स्थापना की गई है। सीज किसे कहते हैं, सीज हो गया सोलर एनर्जी एंटीप्राइजिंग जोन, जिसे सीज के नाम से जाना जाता है। सीज के अंदर एक तो हमारा पोखरण जैसलमेर आता है, एक हमारा बालोतरा आता है, और एक हमारा फलोदी आता है। ये सभी सीज के अंतर्गत आते हैं। तो आपसे यह पूछ लिया जाए सीज के अंदर कौन कौन सा स्थान आते हैं, तो सीज के अंदर एक तो पोखरण आ जाता है, एक आ जाता है बालोतरा आ जाता है, और एक आ जाता है फलोदी। तो सीज के अंदर कौन कौन से स्थान आते हैं, तो सीज के अंदर पोखरण, बालोतरा और फलोदी स्थान आ जाते हैं। यह क्षेत्र अवसाद्य चट्टानों से ढका हुआ है। यानी जो बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश है वह किन से ढका है, यह क्षेत्र अवसाद्य चट्टानों से ढका हुआ है, जो टर्शियरी काल से प्लेटिस्टोसिन काल तक की है। यानी यह जो चट्टानें हैं ये किस समय की है, यह चट्टानें टर्शियरी काल के प्लेटिस्टोसिन काल तक की है। टर्शियरी अवसाद्य चट्टानों में गैस एवं तेल के भंडार मिलते हैं। जो टर्शियरी अवसाद्य चट्टानें हैं उन पर क्या मिलते हैं, जो टर्शियरी अवसाद्य चट्टानें हैं ना, वहाँ पर गैस और तेल के भंडार मिलते हैं। तो यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे क्या है, इस क्षेत्र में अवसादी सेल है ना, जो यह हमारा क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर अवसादी सेल समूह में भूमिगत जल का अच्छा भंडार है। यानी यह जो क्षेत्र है ना, तो इस क्षेत्र के अंदर जो अवसादी सेल समूह है ना, तो अवसादी सेल समूह में जो भूमिगत जल है ना, उसका यहाँ पर अच्छा भंडार है। यानी जो अवसादी सेल समूह है ना, जो भूमिगत जल के अंदर इसका अच्छा उदाहरण है। लाठी सीरीज क्षेत्र इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। यानी जो लाठी सीरीज क्षेत्र है ना, वह सबसे इसका अच्छा उदाहरण है।
तो लाटी श्री क्षेत्र क्या है, क्या कुछ है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। लाटी श्री क्षेत्र क्या है? भूगर्भिक जल पट्टी है। भूगर्भिक जल पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? उसको लाटी श्री क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगर हम लाटी श्री क्षेत्र के विस्तार की बात करें तो यह पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक फैला हुआ है। और यहाँ पर गाँव कौन सा है? यहाँ गाँव है आक्कल। फिर यहाँ पर आक्कल वुड फॉल्स पार्क है, जहाँ यहाँ पर क्या है? आक्कल वुड फॉल्स पार्क भी है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक नलकूप है जिसे चांदन नलकूप कहते हैं, या फिर जिसे थार का घड़ा के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक घास पाई जाती है जिसको सेवण घास के नाम से जाना जाता है। और यह गोंडवाना जो पक्षी है ना, उसकी प्रजनन स्थली भी है। तो यानी यहाँ पर आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। तो एक बार और फिर पुनः हम इन पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं ताकि आपको यह अच्छी तरह से याद हो जाए। जो बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है, तो सबसे पहला तो हमारा क्वेश्चन यही हो गया कि जो बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है वह कौन सा प्रदेश है। यानी जो बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है, उस प्रदेश के अंदर जो बालुका स्तूप होते हैं ना, जो रेत के टीले होते हैं, उनका अभाव होता है। यानी उनके अंदर जो बालुका स्तूप नहीं होते हैं, यानी उनका जो अभाव होता है, यानी वो बहुत ही कम होते हैं। इस क्षेत्र के अंदर सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन यानी सीज की स्थापना की गई है। इस प्रदेश के अंदर किसकी स्थापना की गई है? तो इस प्रदेश के अंदर सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन सीज की स्थापना की गई है। सीज के अंदर कौन कौन सा एरिया आता है, यानी सीज के अंदर कौन कौन सा क्षेत्र आता है? तो इसके अंदर सबसे पहले तो आता है पोखरण, जो कि जैसलमेर में स्थित है। फिर आता है इसके अंदर फलोदी, और फिर क्या आता है? फिर इसके अंदर आता है बालोतरा। यानी जो यह सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन है, सीज है, इसके अंदर कौन कौन सा एरिया आता है? तो सबसे पहले तो आ गया पोखरण, फिर आ गया इसके अंदर फलोदी, और फिर आ जाएगा इसके अंदर बालोतरा। यानी ये 3 स्थान इसके अंदर आते हैं जो कि बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है। फिर क्या है? जो यह क्षेत्र है ना, यह अवसादी चट्टानों से ढका हुआ है। कौन सा क्षेत्र अवसादी चट्टानों से ढका हुआ है? बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है ना, ये जो है ना, यह अवसादी चट्टानों से ढका हुआ क्षेत्र है। फिर क्या है? जो टेरहर्सरी काल के प्लेटोस्टोसिन काल तक की है। यानी जो ये अवसादी चट्टानें हैं, इसका समय क्या है? ये कब तक की है? ये टेरहरी काल के प्लीस्टोसिन काल तक की है। टेरहर्सरी अवसादी चट्टानों में गैस एवं तेल के भंडार मिलते हैं। तो गैस और तेल के भंडार कहाँ मिलते हैं? टेरहरी अवसादी चट्टानों में गैस एवं तेल के भंडार मिलते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या है? साथ ही साथ इस क्षेत्र में अवसादी शैल समूह में भूमिगत जल का अच्छा भंडार है। यानी यहाँ पर साथ ही साथ में क्या देखने को मिल जाता है? यह क्षेत्र में जो अवसादी शैल समूह है, इसके भूमिगत जल के यहाँ पर अच्छे भंडार है। और साथ ही साथ यहाँ जो लाटी श्री क्षेत्र है ना, यह इसका एक अच्छा उदाहरण है। अब हम लाटी श्री क्षेत्र पर चर्चा करते हैं कि लाटी श्री क्षेत्र क्या है, क्या कुछ है इसमें। जो लाटी श्री क्षेत्र है ना, वह एक भूगर्भिक जल पट्टी है। यानी जो भूगर्भिक जल पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो जो भूगर्भिक जल पट्टी है ना, उसे लाटी श्री क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जिसका कि विस्तार है ना, वह पोखरण से मोहनगढ़ तक है। यानी जो लाटी श्री क्षेत्र है, उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो लाटी श्री क्षेत्र का विस्तार पोखरण से मोहनगढ़ तक है। यहाँ पर एक गाँव भी है जो है कि है आक्कल। तो यहीं पर आक्कल गाँव के अंदर आक्कल वुड फॉसिल्स पार्क बना हुआ है। यानी जो आक्कल गांव है ना, आक्कल गांव के अंदर आक्कल वुड फॉसिल्स पार्क बना हुआ है, जो कि जैसलमेर के अंदर स्थित है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक नलकूप है जिसे चांदन नलकूप या थार का घड़ा कहा जाता है। यानी जो थार का घड़ा है वह कहाँ स्थित है? तो वह हो जाएगा जैसलमेर के अंदर चांदन नलकूप स्थित है, जिसे थार का घड़ा भी कहा जाता है। तो यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि थार का घड़ा किसे कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा? चांदन नलकूप को। या फिर यह पूछ लिया जाए चांदन नलकूप को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका नाम हो जाएगा थार का घड़ा। फिर साथ ही साथ यहाँ पर एक घास पाई जाती है जिसे सेवण घास कहते हैं। तो सेवण घास कहाँ पाई जाती है? सेवण घास लाटी श्री क्षेत्र में पाई जाती है। सेवण घास पाई जाती है। और यहाँ पर एक पक्षी की प्रजनन स्थली भी है। तो वह कौन सा पक्षी है? वह है गोडावना। यहाँ पर जो गोडावना पक्षी है ना, तो गोडावना पक्षी की यहाँ प्रजनन स्थली भी है। यानी गोडावना पक्षी की यहाँ प्रजनन स्थली है। फिर हम आगे चलते हैं।
आगे हमारा क्या है, आगे हमारा है अर्ध शुष्क। अब हम राजस्थान के अंदर जो हमारा अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश है ना, उस पर हम चर्चा करते हैं कि राजस्थान के अंदर जो अर्ध शुष्क प्रदेश है वह किस प्रकार है। तो उस पर अब हम चर्चा करते हैं बिना किसी देरी के। जो हमारा अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश है ना, यह शुष्क प्रदेश 25 सेंटीमीटर समवर्षा तथा अरावली पर्वतमाला के मध्य स्थित है। यानी जो यह हमारा शुष्क प्रदेश है ना, अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश, यह 25 सेमी समवर्षा तथा अरावली पर्वतमाला के मध्य स्थित है। इस प्रदेश को संक्रमणीय या फिर परिवर्ती प्रदेश कहते हैं। जो हमारा अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश है, इस प्रदेश को संक्रमणीय या फिर परिवर्ती प्रदेश भी कहते हैं, जिसका कारण है शुष्क तथा अर्ध शुष्क परिस्थितियों का पाया जाना। यानी इसका क्या कारण है कि इसे संक्रमणीय परिवर्ती कहा जाता है? तो इसका मुख्य कारण यह है कि यहाँ शुष्क और अर्ध शुष्क परिस्थितियों का पाया जाना है। फिर क्या है, फिर है जो शुष्क मरुस्थल एवं अरावली के मध्य जो भौतिक प्रदेश को अर्ध शुष्क मरुस्थल कहा जाता है। यानी जो शुष्क मरुस्थल हो गया और एक हो गया अरावली के मध्य जो क्षेत्र है ना, उसे उस भौतिक प्रदेश को अर्ध शुष्क मरुस्थल कहा जाता है। इसका कुल क्षेत्रफल है ना, वह 75,000 वर्ग किलोमीटर है। यानी जो अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश है ना, इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है 75,000 वर्ग किलोमीटर है। इसको निम्न भागों में विभाजित किया जाता है। तो पहला तो हो जाएगा घग्गर मैदान और बेसिन, फिर हो जाएगा शेखावाटी प्रदेश, फिर हो जाएगा नागौर उच्च भूमि और फिर हो जाएगा लूणी बेसिन। फिर क्या हो जाएगा? लूणी बेसिन। जो हमारा अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, तो जो यह शुष्क प्रदेश है ना, यह 25 सेमी समवर्षा तथा अरावली पर्वतमाला के मध्य स्थित है। तो जो यह हमारा प्रदेश है, ये तो 25 सेमी समवर्षा तथा अरावली पर्वतमाला के मध्य स्थित है तथा इस प्रदेश को संक्रमणीय परिवर्ती प्रदेश कहते हैं। तो इस प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रदेश को संक्रमणीय परिवर्ती प्रदेश के नाम से जाना जाता है, जिसका कारण है शुष्क तथा अर्ध शुष्क परिस्थितियों का पाया जाना। जिसका क्या कारण है? जिसका कारण यह है कि यहाँ पर शुष्क तथा अर्ध शुष्क परिस्थितियाँ पाई जाती है। इस कारण शुष्क मरुस्थल एवं अरावली के मध्य भौतिक प्रदेश को अर्ध शुष्क मरुस्थल कहा जाता है। यानी जो शुष्क मरुस्थल हो गया एवं जो अरावली के मध्य जो भौतिक प्रदेश है ना, भौतिक प्रदेश को अर्ध शुष्क मरुस्थल कहा जाता है। इसका कुल क्षेत्रफल 75,000 वर्ग किलोमीटर है। यानी जो ये अरावली जो हमारा जो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है, इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 75,000 वर्ग किलोमीटर है। फिर क्या है, इसको निम्न भागों में विभाजित किया जाता है। यानी जो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है उसको निम्न भागों में विभाजित किया गया है। उनको किन किन भागों में विभाजित किया गया है? तो उसको सबसे पहला तो हो जाएगा घग्गर मैदान बेसिन, यानी इसको घग्गर मैदान बेसिन, फिर हो जाएगा शेखावाटी प्रदेश, फिर हो जाएगा नागौर उच्च भूमि और फिर हो जाएगा लूणी बेसिन। इन 4 भागों में इसको विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं घग्गर का मैदान या फिर हरित घाटी। जो घग्गर का मैदान है उसको हरित घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे एग्जाम में यह पूछ ले कि जो घग्गर का मैदान है उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो जो घग्गर का मैदान है ना, उसे हरित घाटी के नाम से भी जाना जाता है। यह मैदान श्री गंगानगर अनूपगढ़, जो यह मैदान है ना घग्गर का मैदान, या जिसे हरित घाटी का मैदान कहते हैं, यह मैदान एक तो श्री गंगानगर हो गया और अनूपगढ़ का उत्तरी भाग हो गया और जो हनुमानगढ़ के भाग तक विस्तारित है। यानी जो घग्गर का मैदान या फिर हरित का मैदान है, तो यह मैदान हमारा एक तो हो जाएगा श्री गंगानगर और एक हमारा हो जाएगा अनूपगढ़ का उत्तरी भाग एवं फिर हनुमानगढ़ के भाग पर ही है विस्तारित है। यानी जो घग्गर का मैदान और हरित का मैदान है ना, यह प्रदेश हो जाएगा श्री गंगानगर हो जाएगा, अनूपगढ़ का उत्तरी भाग हो जाएगा और हनुमानगढ़ का भाग पर विस्तारित है। फिर है घग्गर नदी के क्षेत्र को नाली पाट या फिर बग्गी कहते हैं। जो घग्गर नदी है ना, जो घग्गर नदी होगी, घग्गर नदी का जो क्षेत्र है, यानी जो घग्गर नदी का जो क्षेत्र है ना, उसको नाली पाट या फिर बग्गी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे यह पूछा जा सकता है जो घग्गर नदी का क्षेत्र है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो घग्गर नदी का क्षेत्र हमारा नाली पाट और बग्गी के नाम से भी जाना जाता है।
यह क्षेत्र राजस्थान का अन्ना नगर कहा जाता है। यानी जो यह क्षेत्र है ना, यानी जो घग्गर नदी का क्षेत्र है, यह राजस्थान का अन्ना नगर भी कहा जाता है। यानी यहाँ पर अन्न के अच्छे भंडार होते हैं, यानी यहाँ पर अन्न अच्छी खासी मात्रा में होता है, जिसे इसे अन्ना नगर भी कहा जाता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा गेहूँ की खेती की जाती है। फिर क्या है, इसका उत्तरी भाग मालवा के मैदान को स्पर्श करता है। यानी जो घग्गर का मैदान है ना, जो घग्गर का मैदान है ना, उसका जो एक भाग है ना, वह जो इसका उत्तरी भाग है ना, वह मालवा, जो इसका उत्तरी भाग मालवा के मैदान को स्पर्श करता है। फिर क्या है, मालवा का मैदान सतलज तथा घग्गर नदी के मध्य है। जो मालवा का मैदान है ना, जो मालवा का मैदान है, वह सतलज एवं घग्गर नदी के मध्य है। फिर क्या है, फिर है बग्गी क्षेत्र, उपजाऊ क्षेत्र श्री गंगानगर हनुमानगढ़ को कहते हैं। तो यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक बन रहा है कि जो मालवा का मैदान है ना, जो सतलज तथा घग्गर नदी के मध्य है, और जो बग्गी क्षेत्र है यानी जो उपजाऊ क्षेत्र है श्री गंगानगर हनुमानगढ़ को कहते हैं। तो आपसे यह पूछ लिया जाए उपजाऊ क्षेत्र कौन कौन से है, तो श्री गंगानगर हो जाएगा और एक हो जाएगा हनुमानगढ़। या फिर बग्गी क्षेत्र किसे कहते हैं, बग्गी क्षेत्र उस क्षेत्र को कहते हैं जो उपजाऊ होता है, यानी जहाँ पर अच्छी खासी फसल होती है। तो जो बग्गी क्षेत्र कौन कौन से है घग्गर के मैदान के, तो घग्गर के मैदान के बग्गी क्षेत्र श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ हो जाएगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा अन्न पैदा होता है। तो यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर अगला है शेखावाटी या तोरावाटी। तो शेखावाटी या फिर तोरावाटी या फिर बांगर या फिर आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, जो हमारा शेखावाटी प्रदेश है ना, उसके निम्न नाम है। एक तो शेखावाटी हो जाता है, एक तोरावाटी बांगर हो जाता है और एक हो जाता है आंतरिक प्रवाह क्षेत्र। तो इस पर अब हम चर्चा करते हैं। इस पर क्या है कि बांगड़ का अर्थ है पुराना जलोढ़। बांगड़ का अर्थ क्या हो गया, पुराना जलोढ़। यानी जो जलोढ़ पुराने हैं उनको बांगड़ के नाम से जाना जाता है। और जो खद्दर हो जाता है ना, वह खद्दर हो जाता है, जो नए जलोढ़ होते हैं ना, उसको खद्दर कहते हैं। इस क्षेत्र में कुओं को स्थानीय भाषा में जोहड़ कहते हैं। यानी जो शेखावाटी प्रदेश है ना, उस क्षेत्र के अंदर जो कुएं होते हैं, तो उन कुओं को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है, तो शेखावाटी के अंदर जो कुएं होते हैं ना, उसको स्थानीय भाषा में जोहड़ नाम से जाना जाता है। यानी जो शेखावाटी क्षेत्र के कुएं हैं ना, उनको स्थानीय भाषा में हम जोहड़ के नाम से वहाँ पर जाना जाता है। तो इस प्रदेश के चूरू में कोई नदी नहीं है। यानी जो शेखावाटी प्रदेश है ना, तो शेखावाटी प्रदेश के अंदर चूरू जिला आता है। तो चूरू जिले के अंदर एक भी नदी है ना, वह नहीं है। यानी यहाँ पर कोई भी नदी नहीं है। तथा इस प्रदेश की मुख्यतः नदी कांतली, और जो यह प्रदेश है ना, जो इसकी मुख्यतः नदी है ना, वह कांतली नदी है। फिर क्या है, यहाँ भुलई मिट्टी कम वर्षा का क्षेत्र होने के कारण, यानी जो यह क्षेत्र है ना शेखावाटी क्षेत्र, तो शेखावाटी क्षेत्र का क्या है कि इस क्षेत्र में यह भुलई मिट्टी तथा यहाँ पर जो भुलई मिट्टी और जो कम वर्षा क्षेत्र होने के कारण संपूर्ण प्रदेश आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र है। यानी यहाँ पर भुलई मिट्टी है और कम वर्षा का क्षेत्र है। इसी के कारण यहाँ का जो संपूर्ण प्रदेश है ना, वह आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र है। फिर क्या है, फिर है सांबर झील आंतरिक जल प्रवाह का उत्तम उदाहरण है। यानी जो सांबर झील है ना, ये आंतरिक जो जल प्रवाह है ना, इसका सबसे उत्तम उदाहरण है, जिसमें मेंढा, रूपनगढ़ तथा खारी नदियाँ मिलती है। यानी जिसके अंदर मेंढा हो गया, रूपनगढ़ हो गया तथा खारी नदी हो गई, वह अब इसमें आकर मिलती है। फिर क्या है, मेंढा नदी घाटी में नवीन बरखान यानी बालुका स्तूप मिलते हैं। यानी जो मेंढा नदी है ना, उस नदी के अंदर नवीन बरखान और जो बालुका स्तूप है ना, वह मिलते हैं। फिर है जोहड़ के गहरे भाग को चौम्बी कहते हैं। यानी जो जोहड़ होता है ना, जो जोहड़ का जो गहरा भाग होता है ना, उसको चौम्बी नाम से जाना जाता है। तो चौम्बी क्या हो गया, तो जोहड़ का जो गहरा भाग हो गया ना, उसको चौम्बी कहते हैं। जो ढूंढान क्षेत्र है ना, तो ढूंढान क्षेत्र में कुओं को बेर या फिर बोरा भी कहते हैं। जो ढूंढान एरिया है ना, तो ढूंढान एरिया के अंदर जो भी कुआं होता है ना, उसको बेर या फिर बेरा के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रदेश की औसत ऊंचाई 450 मीटर है। यानी जो शेखावाटी प्रदेश है ना, तो शेखावाटी प्रदेश की औसत ऊंचाई कितनी है, 450 मीटर
है। तो जो शेखावाटी प्रदेश है ना, तो शेखावाटी प्रदेश में क्या कुछ है, तो शेखावाटी है ना, इसको तोरावाटी, बांगर या आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि शेखावाटी प्रदेश को किस किस नामों से जाना जाता है। तो शेखावाटी प्रदेश को एक तो शेखावाटी हो गया, एक तोरावाटी हो गया, एक बांगर हो गया और एक आंतरिक जल प्रवाह हो गया। इस नाम से शेखावाटी क्षेत्र को जाना जाता है। फिर है बांगड़ का अर्थ है पुराना जलोढ़। बांगड़ का अर्थ क्या हो गया, पुराना जलोढ़। बांगड़ का अर्थ क्या हो गया, पुराना जलोढ़। बांगड़ किसे कहते हैं, बांगड़ कहते हैं पुराने जलोढ़ को। इस क्षेत्र में कुओं को स्थानीय भाषा में जोहड़ कहते हैं। यानी जो शेखावाटी क्षेत्र है ना, तो शेखावाटी क्षेत्र के अंदर जो कुएं होते हैं ना, जिनको हम कुआं कहते हैं, तो वहाँ पर जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं ना, वहाँ उसे जोहड़ कहते हैं। यानी वहाँ पर कुएं का नाम जो है ना, वह जोड़ ही प्रचलित है। यानी कुएं को वहाँ पर जोड़ के नाम से ही जाना जाता है। फिर क्या है, फिर यह कि जो इस प्रदेश के अंदर जिला आता है चूरू। तो चूरू की अपनी एक कोई भी नदी नहीं है, यानी चूरू के अंदर कोई नदी नहीं है। लेकिन जो इसकी मुख्यतः है ना, जो चूरू की जो मुख्यतः नदी है उसको कांतली नदी है। वह कौन सी नदी है, वह है कांतली नदी। फिर क्या है, फिर यह है कि यहाँ जो बुलई मिट्टी है ना, जो शेखावाटी क्षेत्र के अंदर बुलई मिट्टी पाई जाती है, तो कम वर्षा क्षेत्र होने के कारण संपूर्ण प्रदेश आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र है। यानी जो शेखावाटी क्षेत्र है ना, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर बुलई मिट्टी पाई जाती है और फिर यहाँ पर कम वर्षा होती है। तो इस कम वर्षा के होने के कारण ही जो संपूर्ण प्रदेश है ना, वह आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र है। यानी जो शेखावाटी प्रदेश है वह कौन सा क्षेत्र है, तो शेखावाटी प्रदेश आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र है। आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र शेखावाटी क्षेत्र क्यों है, क्योंकि एक तो यहाँ पर बुलई मिट्टी पाई जाती है और फिर यहाँ पर जो कम वर्षा होती है, इसी के कारण इसका जो संपूर्ण प्रदेश है ना, वह आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र है। फिर क्या है, यहाँ पर सांभर झील और आंतरिक जल प्रवाह का उत्तम उदाहरण है। यानी यहाँ पर जो आंतरिक जल प्रवाह है ना, उसका सबसे उत्तम उदाहरण कौन सा है, तो आंतरिक जल प्रवाह का यहाँ सबसे उत्तम और शानदार उदाहरण यहाँ पर सांभर झील है। तो आपसे यह पूछ लिया जाए कि जो शेखावाटी क्षेत्र है ना, उसके आंतरिक जल प्रवाह का उत्तम उदाहरण कौन सा है, उसका उत्तम उदाहरण हो जाएगा सांभर झील, जिसमें मेंढा, रूपनगढ़ तथा खारी नदियाँ आकर मिलती हैं। तो हमसे यह भी पूछा जा सकता है कि शेखावाटी के अंदर जो सांभर झील है, उसके अंदर कौन कौन सी नदियां आकर मिलती है, तो उसमें मेंढा, रूपनगढ़ और खारी, ये तीनों नदियां आकर इसके अंदर मिलती है। फिर क्या है, मेंढा नदी घाटी में नवीन बरखान बालुका स्तूप मिलते हैं। यानी जो मेंढा नदी है ना, उसमें जो नए बरखान और उसके अंदर बालुका स्तूप मिलते हैं। यानी मेंढा नदी घाटी में क्या मिलते हैं, तो मेंढा नदी घाटी में नवीन बरखान बालुका स्तूप है, वहाँ पर हमको मिलते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि जो जोहड़ है ना, तो जोहड़ के गहरे भाग को चोंबी कहते हैं। तो जोहड़ हो गया, तो जोहड़ के गहरे भाग को क्या कहते हैं, तो जोहड़ के गहरे भाग को चोंबी कहते हैं। यानी तो जोहड़ का गहरा भाग हो गया ना, तो जोहड़ के गहरे भाग को चोंबी कहते हैं। फिर है ढूंढान क्षेत्र। ढूंढान क्षेत्र में कुओं को बेर या फिर बेरा कहते हैं। यानी इस प्रदेश की औसत ऊंचाई 450 मीटर है। यानी जो ढूंढान क्षेत्र है ना, तो ढूंढान क्षेत्र में कुओं को बेर या बेरा कहते हैं। इस प्रदेश की औसत ऊंचाई 450 मीटर है। फिर क्या है, नागौर उच्च भूमि। नागौर उच्च भूमि का अगर हम विस्तार पर अब हम चर्चा कर लेते हैं। जो नागौर उच्च भूमि है वह क्या है, क्या इसका विस्तार है, उस पर अब हम चर्चा करते हैं। जो हमारी नागौर भूमि है ना, तो है जो नागौर भूमि है, नागौर भूमि का क्या कुछ है, नागौर भूमि यह कहाँ कहाँ पर है, तो नागौर भूमि का विस्तार नागौर में हो गया, डीडवाना कुचामन में हो गया, अजमेर का उत्तरी भाग हो गया। ये सभी के सभी नागौर उच्च भूमि का क्षेत्र है। तो आपसे यह पूछ लिया जाए कि जो नागौर उच्च भूमि है ना, उसका क्षेत्र कौन कौन सा है, तो नागौर उच्च भूमि के अंदर एक तो नागौर आ जाता है, उसके बाद डीडवाना कुचामन आ जाता है, उसके बाद अजमेर का उत्तरी पूर्वी भाग आ जाता है। यानी तो नागौर उच्च भूमि में नागौर हो गया, डीडवाना कुचामन हो गया, अजमेर का उत्तरी भाग हो गया। ये सभी क्षेत्र नागौर उच्च भूमि के अंतर्गत आते हैं। अगर हम इसकी ऊंचाई
यानी अगर हम इसकी ऊंचाई पर बात करें तो इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 300 से लेकर 500 मीटर तक है। यानी जो नागौर उच्च भूमि है ना, तो इसकी ऊंचाई समुद्र तल से है ना वह 300 से 500 मीटर के मध्य है। यानी इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 300 से 500 मीटर है। तो नागौर उच्च भूमि की जो ऊंचाई है समुद्र तल से वह कितनी है, वह है 300 से लेकर 500 मीटर के मध्य है। फिर क्या है, यह प्रदेश बंजर तथा रेतीला है। यानी जो नागौर उच्च भूमि वाला क्षेत्र है ना, तो यह क्षेत्र बंजर और रेतीला है तथा इसके अंतर्गत सोडियम क्लोराइड युक्त मिट्टी पाई जाती है। यानी जो नागौर उच्च भूमि युक्त क्षेत्र है तो इसके अंदर क्या पाया जाता है, तो इसके अंतर्गत सोडियम क्लोराइड युक्त मिट्टी पाई जाती है। फिर क्या है, इस प्रदेश में पर्वतसर तथा नावा की पहाड़ियाँ डीडवाना कुचामन में मिलती है। यानी जो हमारा प्रदेश है ना नागौर उच्च भूमि क्षेत्र है, तो इस प्रदेश के अंदर पर्वतसर तथा नावा की पहाड़ियाँ डीडवाना कुचामन में मिलती है तथा इन पहाड़ियों के अतिरिक्त यहाँ कोई पहाड़ी नहीं मिलती है। तो इन पहाड़ियों के अतिरिक्त यहाँ पर और कोई भी अन्य पहाड़ी नहीं मिलती है। फिर है कुब्बड़ पट्टी, बांका पट्टी। कुब्बड़ पट्टी और बांका पट्टी क्या है, तो कुब्बड़ पट्टी और बांका पट्टी है पुष्कर, अजमेर और मेड़ता नागौर के मध्य का जो भाग है ना, उसको कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी कहते हैं। जैसे पुष्कर अजमेर हो गया और मेड़ता नागौर हो गया, इसके मध्य का जो भाग है ना वह कुब्बड़ पट्टी या फिर बांका पट्टी नाम से जाना जाता है। पुष्कर कहाँ पर स्थित है, पुष्कर अजमेर में, और मेड़ता कहाँ है, मेड़ता है नागौर जिले के अंदर। तो इनके बीच का जो मध्य भाग है ना वह कुब्बड़ पट्टी या फिर बांका पट्टी नाम से जाना जाता है। फिर अगला है आसरवा गांव डीडवाना कुचामन फ्लोराइड की अधिकता के लिए जाना जाता है। यानी क्या है यहाँ पर है कि जो आसरवा गांव है ना वह डीडवाना कुचामन व फ्लोराइड की अधिकता के लिए जाना जाता है। तो आपसे यह पूछ लिया जाए कि आसरवा गांव कहाँ स्थित है, तो आसरवा गांव डीडवाना कुचामन में स्थित है और वह किस कारण प्रसिद्ध है, तो वह फ्लोराइड की अधिकता के लिए जाना जाता है। तो अब हम एक बार और थोड़ा सा हम नागौर उच्च भूमि पर थोड़ा सा विस्तार से और देख लेते हैं। जो हमारी नागौर उच्च भूमि है ना उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, जो हमारी नागौर उच्च भूमि है ना उसका विस्तार नागौर, डीडवाना कुचामन, अजमेर का उत्तरी भाग तक यह क्षेत्र विस्तृत है। अगर इसकी हम ऊंचाई पर बात करें, इसकी ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से नागौरी उच्च भूमि वाले क्षेत्र की, तो इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 300 से 500 मीटर है। यानी जो नागौर उच्च भूमि युक्त क्षेत्र है ना उसकी ऊंचाई 300 से 500 मीटर के मध्य स्थित है। फिर क्या है, यह प्रदेश बंजर तथा रेतीला है। जो नागौरी उच्च भूमि युक्त क्षेत्र है तो यह क्षेत्र एक साथ तो बंजर है और साथ में रेतीला है तथा इसके अंतर्गत सोडियम क्लोराइड युक्त मिट्टी पाई जाती है। यानी जो इसकी मिट्टी है ना उसके अंदर सबसे ज़्यादा सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। इस प्रदेश में पर्वतसर तथा नावा की पहाड़ियाँ भी मिलती है। तो आपसे यह पूछ लिया जाए कि सोडियम क्लोराइड युक्त मिट्टी कहाँ पाई जाती है, वह तो हो जाएगी नागौर उच्च भूमि क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाती है। और साथ ही साथ नागौरी उच्च भूमि जो क्षेत्र है वह समुद्र तल से कितना ऊंचा है, तो वह समुद्र तल से 300 से लेकर 500 मीटर तक ऊंचा है। अगर यह पूछ लिया जाए कि इस प्रदेश में पर्वतसर तथा और नावा की पहाड़ियाँ कुचामन, डीडवाना भी मिलती है तथा इन पहाड़ियों के अतिरिक्त यहाँ कोई पहाड़ी नहीं है। यानी जो पर्वतसर जो नागौर उच्च भूमि क्षेत्र है तो वहाँ पर कौन कौन सी पहाड़ियाँ मिलती है, तो इस प्रदेश में पर्वतसर तथा नावा की पहाड़ियाँ मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ पर और अन्य पहाड़ियाँ नहीं मिलती है, जो कि कहाँ पर है, जो कि डीडवाना और कुचामन के अंदर है। तो आपसे यह पूछ लिए कि पर्वतसर तथा नावा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तो वह हो जाएगी डीडवाना कुचामन के अंदर है तथा इन पहाड़ियों के अतिरिक्त यहाँ कोई और पहाड़ी नहीं मिलती है। जो नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र है ना वहाँ पर जो नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र है ना वहाँ पर केवल और केवल पर्वतसर तथा नावा की पहाड़ियाँ ही यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि इन पहाड़ियों के अतिरिक्त यहाँ और कोई अन्य पहाड़ी नहीं मिलती है आपको। फिर है कुब्बड़ पट्टी और बांका पट्टी क्या है, इस पर भी अच्छी तरह से हम चर्चा करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुब्बड़ पट्टी और बांका पट्टी क्या है, जो पुष्कर और अजमेर, पुष्कर जो कि अजमेर के अंदर है और मेड़ता जो नागौर के अंदर है, उसके मध्य का जो भाग है ना
वह कुबड़ पट्टी और बांका पट्टी कहलाता है। फिर आगे आसरवा गांव डीडोना कुचामन फ्लोराइड की अधिकता के लिए जाना जाता है। तो फ्लोराइड की अधिकता के लिए किस गांव को जाना जाता है? आसरवा गांव को जाना जाता है, जो कहाँ पर है? जो डीडोना कुचामन के अंदर है। किस लिए प्रसिद्ध है? फ्लोराइड की अधिकता के लिए प्रसिद्ध है। तो कुबड़ पट्टी और बांका पट्टी क्या है? तो पुष्कर जो कि अजमेर में है और मेड़ता जो कि नागौर में है, उसके जो मध्य का क्षेत्र है ना, उसे कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी कहा जाता है। पुष्कर हमारा अजमेर में है और मेड़ता हमारा नागौर में है। इसके जो बीच का क्षेत्र हो गया वह कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी के नाम से जाना जाता है। फिर आसरवा गांव डीडवाना कुचामन फ्लोराइड की अधिकता के लिए जाना जाता है। फ्लोराइड की अधिकता के लिए किसे जाना जाता है? तो फ्लोराइड की अधिकता के लिए आसरवा गांव को जाना जाता है। आसरवा गांव को जाना जाता है। अब हम चर्चा करते हैं जो हमारा लूणी बेसिन है ना, तो उस पर जो लूणी बेसिन हमारा क्षेत्र है ना, तो लूणी बेसिन को एक तो साथ के साथ गोडवाड़ा प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। यानी लूणी बेसिन है उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो लूणी बेसिन को साथ साथ गोडवाड़ प्रदेश के भी नाम से जाना जाता है। इसमें लूनी नदी तथा इसकी सहायक नदियाँ आती है। जो लूनी नदी बेसिन गोडवाड़ क्षेत्र है ना, इसके अंदर ये तो लूनी नदी होगी और इसके साथ इसकी एक उसकी सहायक नदी होगी, वे इसके अंतर्गत आती है। अगर जो लूनी बेसिन क्षेत्र है, अगर हम उसके विस्तार पर बात करें कि यह कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है, तो इसका विस्तार ब्यावर हो गया, पाली हो गया, जालोर हो गया, सांचौर हो गया, बालोतरा हो गया, जोधपुर ग्रामीण हो गया और नागौर का दक्षिणी भाग हो गया। यानी जो लूनी बेसिन क्षेत्र है ना, तो लूनी बेसिन क्षेत्र के अंदर इसको गोडवाड़ा प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। इसमें लूनी नदी तथा इसकी सहायक नदियाँ आती हैं। यानी जो लूनी बेसिन है ना, उसके अंदर एक तो हमारी लूनी नदी आ जाती है, उसके बाद और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं ना लूनी नदी की, वो भी इसके अंतर्गत आती है। अगर हम इसके विस्तार पर बात करें कि यह कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है, तो यह ब्यावर हो गया, पाली हो गया, जालोर, सांचौर, बालोतरा, जोधपुर ग्रामीण और नागौर का दक्षिणी भाग हो गया। यहाँ पर यह क्षेत्र फैला हुआ है। फिर है जो ये पहाड़ियाँ हैं ना, इन पहाड़ियों में नाकोड़ा पर्वत है। यानी जो ये पहाड़ियाँ हैं ना, जो लूनी बेसिन के अंतर्गत, यहाँ पर नाकोड़ा पर्वत है जो जैनियों का धार्मिक तीर्थ स्थल है। तो आपसे यह पूछ लिया जाए कि जैनियों का धार्मिक तीर्थ स्थल कौन सा है, तो वो हो जाएगा नाकोड़ा पर्वत। जो जैनियों का जो धार्मिक तीर्थ स्थल है वह कहाँ पर है? वह है बालोतरा में स्थित है। फिर अगला पीपलूद यानी सिवाना या फिर बालोतरा के हल्देश्वर नामक पहाड़ को मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहते हैं। यानी पीपलूद यानी सिवाना बालोतरा के हल्देश्वर जो नामक पहाड़ है ना, उसको मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहते हैं। लूनी बेसिन में प्राचीन कांप मैदान की अधिकता पाई जाती है। जो लूनी बेसिन है ना, लूनी बेसिन के अंदर जो प्राचीन कांप मैदान है ना, उसकी अधिकता पाई जाती है। और सांचौर में लूनी का बाढ़ मैदान रेल, रेला और नेहड़ कहलाता है। यानी यह क्या कहना चाहता है? यह कहना चाहता है कि जो सांचौर में जो लूनी का बाढ़ का मैदान है ना, उसको रेल, रेला या फिर नेहड़ कहा जाता है। तो एक बार और फिर से हम इन पर थोड़ी सी विस्तृत चर्चा कर लेते हैं जो हमारा लूनी बेसिन है इस पर। तो लूनी बेसिन क्या है? लूनी बेसिन को गोडवाड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। इसमें लूनी नदी तथा इसकी सहायक नदियाँ आती हैं। अगर इसके हम विस्तार की बात करें तो यह ब्यावर, पाली, जालोर, सांचौर, बालोतरा, जोधपुर ग्रामीण और नागौर का जो दक्षिणी भाग है वहाँ पर यह क्षेत्र फैला हुआ है। फिर है इन पहाड़ियों में नाकोड़ा पर्वत है। यानी जो पहाड़ियाँ हैं ना लूनी बेसिन की, यहाँ पर नाकोड़ा पर्वत है जो जैनियों का धार्मिक तीर्थ स्थल है। जो कहाँ पर है? जो कि बालोतरा के अंदर है। फिर क्या है? पीपलूद यानी सिवाना बालोतरा के हल्देश्वर नामक पहाड़ को मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहते हैं। यानी जो पीपलूद है जो कहाँ है? सिवाना बालोतरा के अंदर है। के अंदर जो हल्देश्वर नामक पहाड़ है ना, उसको मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहते हैं। फिर क्या है? लूनी बेसिन में प्राचीन कांप मैदान की अधिकता पाई जाती है। यानी जो लूनी बेसिन क्षेत्र है ना, उसके अंदर प्राचीन कांप मैदान की अधिकता पाई जाती है। सांचौर में लूनी का बाढ़, रेला
रेल और नेहड़ कहलाता है। अब हम नेक्स्ट यानी हम अपने अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है? अगला टॉपिक है हमारा मरुस्थल में जल संचय, यानी मरुस्थल के अंदर जल का संचय करना। उस पर हम चर्चा करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला हो गया जल दिवस। तो जल दिवस कब मनाया जाता है? तो जल दिवस हमारा 22 मार्च को बनाया जाता है। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जल दिवस कब बनाया जाता है? तो आपको यह याद होना चाहिए कि जल दिवस हमेशा 22 मार्च को ही बनाया जाता है। फिर क्या है? पलाया। पलाया किसे कहते हैं? तो पलाया क्या हो गई? खारे पानी की जो बड़ी झीलें होती हैं ना, उसको पलाया कहते हैं। पलाया किसे कहते हैं? जो खारे पानी की बड़ी झीलें होती हैं ना, उसको पलाया नाम से जाना जाता है। और क्या है? पलाया को सेलिनोस कहते हैं। और पलाया को और साथ में किस नाम से जाना जाता है? और पलाया को साथ ही साथ सेलिनोस के नाम से जाना जाता है। तो पलाया क्या होगी? खारे पानी की बड़ी झीलों को पलाया कहते हैं, पलाया को सेलिनोस कहते हैं। फिर आगे चलते हैं हम। रन या फिर टॉट। रन या फिर टाट क्या है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। रन और टाट क्या है? रन और टाट खारे पानी की छोटी झीलों को रन कहते हैं। जो खारा पानी होता है, जो खारे पानी की जो छोटी छोटी झीलें होती है, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो खारे पानी की जो छोटी छोटी झीलें होती है ना, उसको रन नाम से जाना जाता है। और जो सर्वाधिक रन है वह कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? जो सर्वाधिक रन है ना, वह जैसलमेर में पाई जाती है। उसके उदाहरण कौन कौन से हैं? तो इसके उदाहरण हो जाएगा कनौड़ जैसलमेर के अंदर, पोखरण जैसलमेर के अंदर, बाप फलोदी के अंदर और थोब बालोतरा के अंदर। इसका उदाहरण कौन कौन से हो गए? जो कनौड़ जैसलमेर के अंदर, पोखरण जैसलमेर के अंदर, बाप फलोदी के अंदर, थोब बालोतरा के अंदर। रन या टोड़। रन या टोड़ क्या होगा? खारे पानी की जो छोटी छोटी झीलें हैं उसे क्या कहते हैं? उसे रन या फिर टोड़ के नाम से जाना जाता है। जो सर्वाधिक रन है वह कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक रन जैसलमेर में पाई जाती है। उदाहरण क्या हो गया? कनौड़ जैसलमेर हो गया, पोखरण जैसलमेर हो गया, बाप फलोदी हो गया, थोबे बालोतरा हो गया। उसके बाद अगला है हमारा तल्ली या फिर पोखर। तल्ली या फिर पोखर किसे कहते हैं? इसका हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तल्ली और पोखर किसे कहते हैं? जो तल्ली और पोखर है ना, चट्टानी प्रदेशों में जल इकट्ठा हो जाता है, जिसे तल्ली या फिर पोखर कहते हैं। यानी जो चट्टानी प्रदेश होते हैं ना, वहाँ पर जो जल है ना, जो जल इकट्ठा हो जाता है ना, उसे ही तल्ली या पोखर फिर कहते हैं। फिर जल सूखने के बाद नीचे उपजाऊ मिट्टी रह जाती है। यानी जो जल है ना, जल सूखने के बाद नीचे जो उपजाऊ मिट्टी रह जाती है ना, जिसे खड़ीन या मरहो कहते हैं। यानी जल सूखने के बाद जो नीचे उपजाऊ मिट्टी रह जाती है ना, उसे खड़ीन या मरहो कहते हैं। जिसमें मिश्रित अनाज बोया जाता है। जिसमें क्या बोया जाता है? जिसमें मिश्रित अनाज बोया जाता है, जिसे बेजड़ कहते हैं। तो बेजड़ किसे कहते हैं? जो मिश्रित अनाज बोया जाता है ना, उसे बेजड़ नाम से जाना जाता है। फिर क्या है? फिर है खड़ीन कृषि पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा विकसित की गई। जो खड़ीन कृषि है वह किनके द्वारा विकसित की गई? तो खड़ीन कृषि पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा विकसित की गई। खड़ीन परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धति है। और खड़ीन क्या है? खड़ीन परंपरागत वर्षा जल जो संग्रहण है ना, उसकी विधि भी है, जिसे ही खड़ीन के नाम से भी जाना जाता है। तो अब हम अपने आगे की ओर चलते हैं। आगे हमारा है बालसन। बालसन किसे कहते हैं? तो बालसन हो गया पर्वतों के मध्य जो जल इकट्ठा हो जाता है ना, उसे बालसन कहते हैं। तो बालसन क्या हो गया? पर्वतों के मध्य जो जल इकट्ठा होता है ना, उसे बालसन के नाम से जाना जाता है। फिर अगला क्या है? नाड़ी। नाड़ी किसे कहते हैं? सर्वप्रथम 1520 ईस्वी में राव जोधा ने बनाई। नाड़ी क्या है? नाड़ी सर्वप्रथम 1520 ईस्वी के अंदर राव जोधा द्वारा बनाई गई। गांव के बाहर दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो तालाब बनाया जाता है ना, उसे ही नाड़ी कहते हैं। तो नाड़ी सबसे पहले कब बनाई गई? 1520 ईस्वी के अंदर बनाई गई। किसके द्वारा बनाई गई? राव जोधा के द्वारा बनाई गई। नाड़ी क्या होते हैं? नाड़ी गांव के बाहर दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो तालाब बनाया जाता है, उसे नाड़ी नाम से जाना जाता है। फिर है टांका। टांका किसे कहते हैं? टांका कुंड को भी कहते हैं। तो टांका किसे कहते हैं? टांका कुंड को भी कहते हैं। फिर है बावड़ी। बावड़ी क्या होती है? बावड़ी होती है जो सीढ़ीदार कुआं होता है ना, वह बावड़ी कहते हैं। बावड़ी पहले बहुत सी बावड़ियाँ, जैसे चांद बावड़ी, बहुत सी बावड़ियाँ हैं। फिर है जो मरुस्थल में जो परिभाषी जो
पारिभाषिक शब्दावली है ना, उस पर भी हम थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। यह भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। हममादा क्या है? हममादा है पथरीला चट्टानी मरुस्थल है ना, उसको हममादा कहते हैं। इरग है, इरग क्या है? इरग है जो रेतीला मरुस्थल है उसको इरग कहते हैं। वल या मांड क्या है? जैसलमेर व बाड़मेर का क्षेत्र वल या मांड है। और ढांड क्या है? विशिष्ट लवणीय क्षेत्र है ना, जो है वह है ढांड है। तो इन पर जो क्या है, थली, थली क्या हो गया? सरदार से चूरू और बीकानेर के जो निकटवर्ती क्षेत्र है ना, उसको थली कहते हैं। तो हममादा क्या हो गया? हममादा हो गया जो पथरीला चट्टानी मरुस्थल होना, वह हममादा हो गया। इरग क्या हो गया? जो रेतीला मरुस्थल है वह क्या हो गया? इरग हो गया। वल या मांड क्या होगा? जैसलमेर व जो बाड़मेर का क्षेत्र है वह वल या मांड कहलाता है। फिर ढांड क्या हो गया? विशिष्ट लवणीय क्षेत्र होता है ना, उसको ढांड कहते हैं। थली क्या होगी? सरदार से चूरू और बीकानेर का जो निकटवर्ती क्षेत्र है ना, उसको थली के नाम से जाना जाता है। फिर इस मरुस्थल में आपको निम्न विशेषताएं देखने को मिलती है। जैसे कौन कौन सी विशेषताएं आपको इस मरुस्थल के अंदर देखने को मिलती है? तो उसके अंदर सबसे पहला हो गया नखलिस्तान। नखलिस्तान किसे कहते हैं? तो आप सभी को यह पता होना चाहिए कि नखलिस्तान कहते किसे हैं। नखलिस्तान किसे कहते हैं? तो नखलिस्तान हमारा हो गया मरुस्थलीय क्षेत्र में किसी झील के चारों तरफ हरियाली विकसित हो जाती है ना, तो उसे ही नखलिस्तान कहते हैं। जैसे कोलायत झील, बीकानेर। नखलिस्तान क्या हो गया? जो मरुस्थलीय क्षेत्र होता है ना, तो मरुस्थलीय क्षेत्र के किसी झील के जो चारों तरफ जो हरियाली विकसित हो जाती है ना, तो उसे नखलिस्तान कहते हैं। जैसे कोलायत झील, बीकानेर हो गया। फिर क्या है? बजादा। बजादा क्या हो गया? मरुस्थल क्षेत्र के अंतर्गत जहाँ पर्वतीय क्षेत्र होता है ना, वह क्या होता है? वह बजादा कहलाता है। उसके बाद एक गिरिपद। गिरिपद क्या हो गया? पर्वतों के निम्न भाग जहाँ मरुस्थलीय रेत एकत्रित हो जाती है उसे गिरिपद कहते हैं। इसको पेंडिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो गिरिपद क्या हो गया? पर्वतों के निम्न भाग जहाँ मरुस्थलीय रेत एकत्रित हो जाती है उसे गिरिपद कहते हैं। इसको पेंडिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो इन पर थोड़ी सी हम चर्चा एक बार फिर से कर लेते हैं। तल्ली और पोखर। तल्ली और पोखर क्या हो गया? चट्टानी प्रदेशों में जो जल इकट्ठा हो जाता है जिसे तल्ली या पोखर के नाम से जाना जाता है। जल सूखने के बाद नीचे जो उपजाऊ मिट्टी रह जाती है ना, उसको खड़ीन या मरहो कहते हैं, जिसमें मिश्रित अनाज बोया जाता है, जिसे बजेड़ कहते हैं। खड़ीन कृषि पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा विकसित की गई और खड़ीन परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धति है। बजेड़ किसे कहते हैं? तो बजेड़ क्या हो गया? बजेड़ हो गया कि जो जिसमें मिश्रित अनाज बोया जाता है, जिसे बजेड़ कहते हैं। और कहाँ पर बोया जाता है ये अनाज? जब चट्टानी प्रदेशों में जल सूख जाता है ना, जो उसके नीचे जो उपजाऊ मिट्टी रह जाती है ना, उसके अंदर जो मिट्टी रह जाती है उसके अंदर जो अनाज मिश्रित खेती की जाती है उसके बजेड़ कहते हैं। जो खड़ीन कृषि है वह सबसे पहले किनके द्वारा विकसित की गई? तो खड़ीन कृषि सबसे पहले पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित की गई। खड़ीन परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धति है। खड़ीन क्या है? खड़ीन परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धति है। अब हम अपने आगे चलते, आगे है बालासन। बालासन क्या हो गया? तो बालासन क्या हो गया? बालासन हो गया जो पर्वत के मध्य जो जल इकट्ठा हो जाता है ना, उसे बालसन कहते हैं। बालसन क्या हो गया? जो पर्वतों के मध्य जो जल इकट्ठा हो जाता है ना, उसे बालसन कहते हैं। फिर क्या है? नाड़ी। नाड़ी किसे कहते हैं? नाड़ी सर्वप्रथम 1520 ईस्वी में राव जोधा ने बनाई। तो आपसे यह पूछ लिया जाए कि नाड़ी का आविष्कार किसने किया? तो नाड़ी का आविष्कार सर्वप्रथम 1520 ईस्वी के मध्य राव जोधा ने किया था। गांव के बाहर दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो तालाब बनाया जाता है ना, उसे ही नाड़ी कहा जाता है। तो नाड़ी किसे कहते हैं? तो नाड़ी होगी जो दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो गांव से बाहर एक तालाब बनाया जाता है ना, उसे ही नाड़ी कहते हैं। नाड़ी सर्वप्रथम किसने बनाई? तो नाड़ी सर्वप्रथम राव जोधा ने बनाई। फिर क्या है? टांका। टांका किसे कहते हैं? टांका कहते हैं कुंड को। कुंड को टांका कहा जाता है। फिर अगला है बावड़ी। बावड़ी किसे कहते हैं? बावड़ी कहते हैं सीढ़ीदार कुआं होता है ना, उसको बावड़ी कहते हैं। जैसे चांद बावड़ी हो गया, बहुत सी बावड़ियां हैं राजस्थान के अंदर। जो अब हम आगे चलते, आगे है हमारी जो मरुस्थलीय जो परिभाषिक शब्दावली है ना, उन पर भी हम चर्चा करते हैं। इनसे भी हमको कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो हम किसी भी टॉपिक को मिस नहीं कर सकते हैं। तो उनको उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो जो मरुस्थलीय हममादा क्या हो जाता है? तो हममादा हो गया जो
पथरीला चट्टानी मरुस्थल होता है ना उसको हमादा कहा जाता है। हमादा क्या हो गया, जो पथरीला चट्टानी मरुस्थल हो गया उसको हमादा कहते हैं। इर्ग क्या हो जाता है, इर्ग होता है जो रेतीला मरुस्थल होता है ना उसको इर्ग कहते हैं। इर्ग क्या हो गया, रेतीला जो मरुस्थल है ना उसको इर्ग कहते हैं। वल और मांड क्या हो गया, जैसलमेर हुए बाड़मेर का क्षेत्र वल और मांड हो गया। ढांड क्या हो गया, विशिष्ट लवणीय क्षेत्र है ना वह ढांड कहलाता है। तो ढांड क्या हो गया, जो विशिष्ट लवणीय क्षेत्र है ना वह ढांड कहलाता है। फिर अगला है थली। थली किसे कहते हैं, सरदार शहर और बीकानेर का जो निकटवर्ती क्षेत्र है ना उसको थली कहते हैं। तो थली किसे कहते हैं, जो सरदार शहर यानी जो चूरू के आसपास और जो बीकानेर का जो निकटवर्ती क्षेत्र है ना उसको थली नाम से जाना जाता है। और हमादा किसे कहते हैं, पथरीली चट्टानी मरुस्थल को हमादा कहते हैं। इर्ग कहते हैं जो रेतीला मरुस्थल होता है उसको इर्ग कहते हैं। वल और मांड जैसलमेर और बाड़मेर का क्षेत्र हो गया और ढांड हो गया विशिष्ट लवणीय क्षेत्र। फिर हम आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है, जो इस मरुस्थल के अंदर हमें जो विशेषताएं देखने को मिलती है ना उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो इस मरुस्थल के हमको सबसे अंदर हमें मिलता है नखलिस्तान। तो नखलिस्तान किसे कहते हैं, तो मरुस्थलीय क्षेत्र में किसी झील के चारों तरफ हरियाली विकसित हो जाती है तो उसे नखलिस्तान कहते हैं। तो नखलिस्तान क्या हो गया मेरे प्यारे साथियों, नखलिस्तान हो गया जो मरुस्थलीय क्षेत्र जो किसी झील के चारों तरफ जो हरियाली विकसित हो जाती है ना तो उसे नखलिस्तान नाम से जानते हैं। जैसे कोलायत झील बीकानेर, यानी सीधी भाषा में जो मरुस्थलीय क्षेत्र होता है ना मरुस्थलीय क्षेत्र के एक के पास एक जो झील होती है और जो झील के जो चारों तरफ जो हरियाली विकसित हो जाती है ना उसे ही नखलिस्तान कहते हैं। जैसे कि कोलायत झील बीकानेर, ये इसका उदाहरण है। फिर हम आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है, आगे है हमारा बजादा। बजादा हमारा क्या हो गया, मरुस्थल क्षेत्र के अंतर्गत जहाँ पर्वतीय क्षेत्र होता है ना इस पर्वतीय क्षेत्र के जो निम्न भाग में जल समाप्त हो जाता है ना उसी को बजादा नाम से जाना जाता है। तो बजादा क्या हो गया, मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत जहाँ पर्वतीय क्षेत्र होता है, यानी जो मरुस्थलीय क्षेत्र होता है ना उसके अंतर्गत जहाँ जो पर्वतीय क्षेत्र होता है ना इसे ही बजादा कहते हैं। इन पर्वतीय क्षेत्रों के निम्न भाग में जल समाप्त हो जाता है, यानी जो ये पर्वतीय क्षेत्र है ना इनके जो भाग है ना उसमें जो जल समाप्त हो जाता है उसे ही बजादा कहा जाता है। अगला है गिरिपद। गिरिपद किसे कहते हैं, गिरिपद क्या हो गया, पर्वतों के निम्न भाग जहाँ मरुस्थलीय रेत एकत्रित हो जाती है उसे गिरिपद कहते हैं। गिरिपद क्या हो गया, पर्वतों के निम्न भाग जहाँ मरुस्थलीय रेत एकत्रित हो जाती है उसे गिरिपद कहते हैं। इसको पेंडीमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको पेंडीमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे यह पूछ लिया जाए कि पेंडीमेंट के नाम से किसको जाना जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि पेंडीमेंट के नाम से गिरिपद को जाना जाता है। अगला है हमारा ढांड। ढांड पर भी हम चर्चा करते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंतर्गत जो लवणीय झीलें होती है ना उसको ढांड कहते हैं। तो ढांड किसको कहते हैं, जो मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया और मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर जो लवणीय झीलें होती है ना उसको ढांड नाम से जाना जाता है, उसको ढांड कहते हैं। अगला है यार्डन। यार्डन किसे कहते हैं, तो यार्डन क्या हो गया, यार्डन हो गया जो लहरदार बालू का स्तूप होते हैं ना उसको यार्डन कहते हैं। तो यार्डन क्या हो गया, यार्डन हो गया जो लहरदार बालू का स्तूप है ना उनको यार्डन कहते हैं। इसको उर्मिका के नाम से भी जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको उर्मिका के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे यह पूछ लिया जाए कि उर्मिका के नाम से किसे जाना जाता है, तो उर्मिका के नाम से यार्डन को जाना जाता है। फिर क्या है, फिर है जो थार के मरुस्थल को निम्न नाम से जाना जाता है, यानी जो हमारा थार का मरुस्थल है उसको किन किन नामों से जाना जाता है उन पर भी अब हम चर्चा कर लेते हैं। जो हमारा थार का मरुस्थल है ना तो हमारे जो थार के मरुस्थल को लीबिया तथा मिस्र में तो सिटीर, लीबिया तथा मिस्र में तो सिटीर, तुर्किस्तान में कोडरम और पाकिस्तान में चोलिस्तान तथा अफ्रीका में इसको इरग नाम से जाना जाता है। तो जो हमारा थार का मरुस्थल है उसको कहाँ पर किस किस नाम से जाना जाता है, तो लीबिया तथा मिस्र में तो हो गया सिटीर, तुर्कमेनिस्तान में तो हो गया कोडरम, पाकिस्तान में हो गया चोलिस्तान तथा अफ्रीका में इसको इरग नाम से जाना जाता है। फिर क्या है, फिर है लघु मरुस्थल। लघु मरुस्थल कौन सा है या फिर लघु मरुस्थल किसे कहते हैं, यह थार मरुस्थल का पूर्वी भाग है जो कच्छ से बीकानेर तक विस्तारित है। यानी जो लघु मरुस्थल है ना यह थार मरुस्थल का पूर्वी भाग है जो कच्छ से बीकानेर तक विस्तृत है। फिर क्या है, जो महान मरुस्थल है ना ग्रेट डेजर्ट, यह श्री गंगानगर से बाड़मेर तक विस्तारित है। यानी जो महान मरुस्थल है ना ग्रेट डेजर्ट यह श्री गंगानगर से लेकर बाड़मेर तक विस्तारित है।
फिर है जो रेड क्लिफ के समानांतर जो समवर्षा रेखा है ना वह 10 सेमी है। यानी जो रेड क्लिफ के समानांतर जो समरेखा है वह कितनी है, वह है 10 सेमी। ईश्वरी प्रसाद ने थार के मरुस्थल को रुक्ष प्रदेश कहा है। यानी जो ईश्वरी प्रसाद है उन्होंने थार के मरुस्थल को क्या नाम दिया है, उन्होंने थार के मरुस्थल को रुक्ष नाम दिया है। हेनस्वांग ने थार के मरुस्थल को गुजरातरा कहा है। जो हेनस्वांग है हेनस्वांग ने थार के मरुस्थल को क्या कहा है, तो हेनस्वांग ने थार के मरुस्थल को गुजरातरा कहा है। तो थार के मरुस्थल का विस्तार 2 देशों में है। जो थार का मरुस्थल है उसका विस्तार कितने देशों में है, तो थार के मरुस्थल का विस्तार 2 देशों के अंदर है। तो सबसे पहला तो हो गया भारत, यानी जो थार का मरुस्थल हो गया, और फिर हो गया पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर हो गया चोलिस्तान। फिर क्या है, भारत के 4 राज्यों में यह विस्तृत है। जो थार का मरुस्थल है भारत के कितने राज्यों में विस्तृत है, यह भारत के 4 राज्यों में विस्तृत है। पहला तो हो गया पंजाब, दूसरा हो गया हरियाणा, तीसरा हो गया राजस्थान और चौथा हो गया गुजरात। यानी भारत के 4 राज्यों में यह विस्तृत है। पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया और गुजरात हो गया। फिर क्या है, फिर है अरावली के पश्चिम में 58% भूभाग पर मरुस्थल है। यानी जो अरावली है ना, अरावली के पश्चिम में 58% जो भूभाग है ना वहाँ पर अरावली है, और जबकि जो राजस्थान की कुल 61.11% भूभाग पर थार का मरुस्थल स्थित है। फिर क्या है, फिर है जो थार का मरुस्थल है ना, थार का मरुस्थल विश्व का सबसे युवा मरुस्थल है। वह सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल है। विश्व का सबसे जैव विविधता वाला मरुस्थल यही है, थार का मरुस्थल है। यह भारत का सबसे गर्म व शुष्क क्षेत्र है। राज्य के निम्न संभाग तथा जिलों में मरुस्थल का विस्तार है। तो सबसे पहला आ गया बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग में बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ के अंदर है। फिर जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग के अंदर जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर और भालोतरा है। फिर है पाली संभाग। पाली संभाग में पाली, जालौर, सांचौर और सिरोही है। फिर है सीकर संभाग। सीकर संभाग के अंदर सीकर, नीमकाथाड़ा, झुंझुनू और चूरू के अंदर है। फिर है जयपुर संभाग। जयपुर संभाग के अंदर जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली, बहरोड है। फिर है उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग के अंदर राजसमंद है। अजमेर संभाग। अजमेर संभाग के अंदर अजमेर, नागौर, डीडवाना और कुचामन है। फिर है 4 जून 2013 में राजस्थान यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में 17 जिले मरुस्थल में बताए गए। ये 17 जिले निम्न है: बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, पाली, सिरोही, अजमेर, नागौर, सीकर, जयपुर, अलवर, झुंझुनू, राजसमंद है। इसी रिपोर्ट के आधार पर नवीन जिलों का वर्गीकरण किया गया। तो एक बार और हम थोड़ी सी इनको सरसरी नज़र में देख लेते हैं ताकि हमें ये अच्छी तरह से याद हो जाए। तो ढांड क्या हो गया, ढांड हो गया जो मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत जो लवणीय झीलें हैं ना उसको ढांड नाम से जाना जाता है। फिर क्या है, अगला है यार्डन। यार्डन किसे कहते हैं, तो यार्डन क्या हो गया, लहरदार बालू का स्तूप को यार्डन कहते हैं। इसको उर्मिका के नाम से भी जाना जाता है। उर्मिका के नाम से किसको जाना जाता है, तो उर्मिका के नाम से यार्डन को ही जाना जाता है। लहरदार बालू का स्तूप को क्या कहते हैं, यार्डन कहते हैं। और मरुस्थल क्षेत्र के अंदर जो लवणीय झीलें होती है उसको क्या कहते हैं, उसको ढांड नाम से जाना जाता है। फिर थार के मरुस्थल को निम्न नामों से जाना जाता है। यानी जो थार का मरुस्थल है उसको अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे लिम्बिया तथा मिस्र के अंदर तो उसको सिटीर नाम से, और तुर्किस्तान में इसको कोडरम के नाम से, और पाकिस्तान में इसको चोलिस्तान तथा अफ्रीका में इसको इर्ग नाम से जाना जाता है। फिर है जो लघु मरुस्थल है, यह थार मरुस्थल का पूर्वी भाग है जो कच्छ से बीकानेर तक विस्तारित है। महान मरुस्थल ग्रेट डेजर्ट है, श्री गंगानगर से लेकर बाड़मेर तक विस्तारित है। फिर रेड क्लिफ के समानांतर समवर्षा। रेड क्लिफ के समानांतर जो समवर्षा रेखा है ना वह 10 सेमी है। ईश्वरी प्रसाद ने थार के मरुस्थल को रुक्ष प्रदेश कहा है। वेनस्वांग ने थार के मरुस्थल को गुजरातरा कहा है। थार के मरुस्थल का विस्तार 2 देशों में है। एक तो है भारत में जिस थार का मरुस्थल कहते हैं, और एक है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में इसको आपको पता है चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में इसको चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। फिर क्या है, भारत के 4 राज्यों में यह विस्तृत है। तो भारत के यह कितने राज्यों में विस्तृत है, तो भारत के यह 4 राज्यों में विस्तृत है। वे 4 राज्य कौन कौन से हो गए, तो वे 4 राज्य हमारे हो गए
उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो वे 4 राज्य, एक तो हमारा हो जाता है पंजाब, एक हो जाता है हमारा हरियाणा, एक हमारा हो गया राजस्थान और एक हमारा हो गया गुजरात। इन 4 राज्यों में जो है ना वह हमारा थार का मरुस्थल बसा हुआ है। फिर है जो अरावली के जो पश्चिम में 58% भूभाग पर मरुस्थल है, यानी जो अरावली पर्वतमाला है ना उसके पश्चिमी साइड में 58% भूभाग पर है ना वह थार का मरुस्थल विद्यमान है। जबकि राजस्थान के कुल 61.11% भूभाग पर है, जबकि है राजस्थान के तो 61.11% भूभाग पर हमारा जो है थार का मरुस्थल है। फिर जो थार का मरुस्थल है वह सबसे युवा मरुस्थल है। तो आपसे यह पूछ लिया जाए कि सबसे युवा मरुस्थल कौन सा है, तो सबसे युवा मरुस्थल हो जाएगा थार का मरुस्थल। वह सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल है, विश्व का सबसे अधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है, यह भारत का सबसे गर्म और शुष्क क्षेत्र है। फिर राज्य में जो निम्न संभाग है जिनमें जिलों के अंदर यह मरुस्थल का विस्तार है, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़। फिर जोधपुर संभाग के अंदर जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा। पाली के अंदर पाली, जालौर, सांचौर और सिरोही। सीकर के अंदर सीकर, नीमका थाना, झुंझुनू, चूरू। फिर हो गया जयपुर के अंदर जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली, बहरोड। फिर हो गया उदयपुर संभाग के अंदर हो गया हमारा राजसमंद। फिर अजमेर संभाग के अंदर अजमेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन। और 4 जून 2013 में राजस्थान यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट में 17 जिले मरुस्थल में बताए गए। वे 17 जिले निम्न है: बीकानेर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, चूरू, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, पाली, सिरोही, अजमेर, नागौर, सीकर, जयपुर, अलवर, झुंझुनू, राजसमंद है। इसी रिपोर्ट के अनुसार जो मरुस्थलीय क्षेत्र में विस्तृत किया गया है। आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।